हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोर्ड के अंदर आपका 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें कि आपका मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। देखो, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था। ठीक है, मतलब स्टडी की थी। सबसे पहले बताया था, जैसे मान लो एक प्लेट पॉजिटिव की लो और एक प्लेट नेगेटिव की लो, तो जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं। देखो, ये तो करंट चला गया आई, ठीक है, जहाँ से गया और वापस यहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपका सेल है, ये ये आपकी ट्रैपिंग की है। तो इसके अंदर हुआ क्या, इस फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर जैसे भी करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ लगाते हैं, एम्पियर सर्कुटल्स लॉ। इसको बोलते हैं हम एसीएल, एम्पियर सर्कुटल्स लॉ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा अप्लाई होगा, एसीएल, एम्पियर सर्कुटल्स लॉ बेटा। और बी पॉइंट पे, इस पॉइंट के अंदर हमें पता चला कि कि जो करंट फ्लो है वो क्या होगा बेटा, जीरो। हमें पता है इस पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये करंट फ्लो जीरो होते ही आपको पता है कि करंट की वैल्यू जीरो होते ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ये बी जीरो किस पॉइंट की है, सेकंड, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम पता क्या चला कि सेकंड पे जो मैग्नेटिक नीडल्स होता है इस वाले पॉइंट पे बीच के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल्स डिफ्लेक्ट करती है। कहने का मतलब इसमें भी करंट है। अगर मैग्नेटिक नीडल्स डिफ्लेक्शन कर रही है तो इसमें भी करंट है। और इस करंट का आगे जाके नाम क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है ये अब बताएंगे आपको। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब होता है कि एप्सिलॉन नॉट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइम के हिसाब से फ्लक्स का चेंज होना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका प्रूफ कैसे, यूजिंग गोज लॉ का यूज़ करने पर ई डॉट डी एस इजल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी टी, इस तरफ डी फाई ई अपॉन में डी टी, फ्लक्स अपॉन में टाइम तो ये हो गया। ये तो आपका कांस्टेंट है, सेम एज डी क्यू बाई डी टी। ये अपॉन में तो उस तरफ आके मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम, करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि डी क्यू बाई डी टी आपका कन्वेंशनल करंट भी होता है। कन्वेंशनल करंट जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो होता है उसको ही बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्या है आपका कन्वेंशनल करंट। कहने का मतलब दोनों ही बराबर होता है। देखो, इनमें फ़र्क क्या है, जैसे मान लो आपकी ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, जो ये वाला करंट फ्लो होता है ये इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण क्रिएट होता है। ठीक है, ये फ़र्क है। और है बराबर ही, जितना करंट इनसाइड उतना आउटसाइड, मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ को भी ओबे करते हैं ये। ठीक है, अब कुछ इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन करंट क्या होता है। कहने का मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट करंट उतना कंडक्शन करंट, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी होता है। और सेकंड ट्रिक है कंटिन्यूटी ऑफ करंट। इसका मतलब जितना करंट इनसाइड उतना करंट आउटसाइड, प्रूफ करके दिखाना ये बराबर कैसे होगा। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और हमें पता है गोज लॉ क्या होता है, फाई फ्लक्स इजल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, कंडक्शन। तो पेपर में एग्जाम में आपका ये आ सकता है कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट क्या होता है, तो बता देना कि जितना डिस्प्लेसमेंट उतना कंडक्शन, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल मतलब कंडक्शन करंट भी कहते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये। और नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज पे अपना जो कन डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों ही जीरो होता है। क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज पे कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देता। उसमें हमने पढ़ लिया बेटा
स्टेडी स्टेट के अंदर, ठीक है, टाइम की इनफाइनाइट वैल्यू पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट वहाँ पे सर्किट में जीरो फ्लो होता है, ठीक है। और बेटा ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कि आपके पास जैसे एक मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और एक मान लो वो कैपेसिटर है, तो इसके अंदर एक्स सी बताया हमें वो किसके बराबर होता है 1/ω/c। तो टोटल आरएमएस करंट निकालना होता है, तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला आरएमएस वोल्टेज अपॉन में इम्पीडेंस, आर का और एक्स सी का इम्पीडेंस सबको पता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है, ये इम्पीडेंस होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जो आपका एम्पियर सर्किटल्स लॉ है उसकी थर्ड एप्लीकेशन है। पहली तो है सोलेनॉइड, दूसरी है आपकी टॉरॉयड और तीसरी है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के अंदर ठीक है, जैसे मान लो आपका ये तो है सिलेंडर, ठीक है, और ये है आपकी सिलेंडर की रेडियस ए, और उसके अंदर की तरफ ये वाली रेडियस, ठीक है। इस वाले के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कल के अंदर ये होती है बेटा, ठीक है ना, इनसाइड है ये। तो लेकिन एनसीईआरटी प्रॉब्लम में हमारे पास है पिक वैल्यू, ये तो सिंपल इनसाइड है, तो टोटल आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पिक मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में √2, ठीक है। पिक की जरूरत होती है तो बेटा ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। फिर मैक्सवेल ने चार इक्वेशन के बारे में बेटा स्टडी की थी। सबसे पहले पता है आपको गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। और जो सेकंड पढ़ाई की बेटा इसने गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जीरो के इक्वल होता है बिकॉज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाती है उतनी अंदर आती है, ठीक है। और थर्ड है फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ई इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt। इसको दूसरे टाइप से ऐसे लिखते हैं, जो वोल्टेज ये वोल्टेज होता है उसको लिख सकते हैं क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन E.dl, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। वोल्टेज को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और माइनस का माइनस, डी का डी, डी टी का डी टी। फ्लक्स का पता ही है आपको, क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन B.ds भी लिख सकते हैं या DAB, ठीक है। वही बात है जो पहले बताई है मैंने, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरी पढ़ाई इसने इसके बारे में की। चौथी पढ़ाई की एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। एम्पियर्स बेटा नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था, सारी पढ़ाई की थी मैक्सवेल ने, बट उस नाम रख दिया आगे इसका एम्पियर्स का, ठीक है, क्योंकि नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था। तो एम्पियर्स टोटल लॉ क्या होता है, सिंपल B.dl इज इक्वल टू μ0 I। आई की जगह पे टोटल करंट आएगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आई होता है, आई की जगह पे कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होती है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशंस। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कहाँ से होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है चार्ज अगर रेस्ट में होता है, अगर हमारा ये चार्ज है रेस्ट में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही, F इजकल टू क्या हुई, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V/B साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि रेस्ट में। तो आपका टोटल नेट फोर्स भी कितना होगा इसका, मैग्नेटिक फोर्स इसका जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो। अगर हम चार्ज को मोशन में करते हैं, जैसे ये तो चार्ज है, ये चार्ज है आपका इस तरफ वेलोसिटी कर रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स भी है मैग्नेटिक फोर्स भी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, राइट हैंड पाम रूल में। ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ लो आप, ठीक है, और जो आपका थंब है इसको इस तरफ घुमाओ वेलोसिटी की तरफ, और फोर्स आपका ऊपर की तरफ होगा, मतलब कहने का मतलब दोनों है। तीसरा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वेरी विद टाइम, तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो एग्जाम के अंदर आपका ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कहाँ से होती है, तो पता होना चाहिए आपको एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो बेटा बनती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर दोनों परपेंडिकुलर होती है और किसकी डायरेक्शन को शो करती है, वेव प्रोपोगेशन।
और ठीक है, और जो प्रोड्यूस कहाँ से होती है बता दिया मैम ने कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वेरी विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, C=1/√μ0 और ε0, ये फ्री स्पेस में होता है। अगर इन दोनों की डिग्री हटा देते हैं तो वो मीडियम में, इसको बोल लेंगे म्यू, खाली इसको बोल लेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा ई क्रॉस बी होती है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट में। और जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, वो जो भी आंसर आएगा वो वेव की डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेव प्रोपोगेशंस की क्या होगी, डायरेक्शन होगी वहाँ से, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम को लेके चल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई क्रॉस बी। जैसे मान लो ये तो इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ है। तो जे क्रॉस के, तो क्लॉक वाइज आए तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज तो नेगेटिव, तो ये तो है क्लॉक। तो जे क्रॉस के क्या होता है मैथ में, आई। तो ये वेव की डायरेक्शन है, मतलब वेव प्रोपोगेट कर रहा है इस तरफ ये। अगर एंटी क्लॉक होता है तो बेटा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर परपेंडिकुलर होती है। और ये मीडियम पे रिक्वायर्ड नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम पे रिक्वायर्ड नहीं करते, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा ई क्रॉस पी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल होते, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते ना मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि ये जो अपने नेचर से न्यूट्रल होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वैल्यू वही होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी शो करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इट्स इफेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर टू मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑप्टिकल इफेक्ट को भी शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है देन किससे, मैग्नेटिक फोर्स से। पॉइंट नंबर जो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली पोर्शन में भी आता है। जैसे मान लो फर्स्ट कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टी है इसकी 8वीं बेटा। जैसे मान लो भाई आपकी कोई, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे में। इसको बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसकी इक्वेशन होती है ई वाई, वाई की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड है। पिक, इसका मतलब होता है बेटा, एक नाम होता है पिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नाम होता है इसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन ब्रैकेट के एक्स प्लस ओमेगा टी, के का मतलब कांस्टेंट वैल्यू बेटा, कांस्टेंट जो फिक्स होती है 2 पाई अपॉन में लैम्बडा के, ठीक है। कांस्टेंट ये +1 में वेव चैप्टर में था आपका। और एक्स का मतलब वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। मतलब इसमें वेव किस में ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव के एक्स एक्सिस में। यहाँ पे पॉजिटिव है तो वेव ट्रैवल करेगी नेगेटिव का एक्स में, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। ओमेगा आपको पता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, टी टाइम बेटा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जैसे जेड के अंदर है, जैसे मान लो डायग्राम बनाना चाहे तो हम, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, पिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। साइन के कांस्टेंट वही, ठीक है। एक्स वेव ट्रैवल इन नेगेटिव या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ओमेगा पता है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बटे मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ही होता है, चाहे वो एम्पलीट्यूड का हो चाहे वो सिंपल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है 1/2 ε0 ई का स्क्वायर। ये कैसे आया है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा ½ CV² अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो वहाँ से आया ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड से। इसका अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं इसकी, तो ई का मतलब ERMS, ये वाली वैल्यू है EV, ठीक है। पिक वैल्यू अपॉन में √2, ये RMS है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये वैल्यू पुट बेटा यहाँ पे कर रखी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करने पर क्या आएगा, 1/4 ε0 ई डिग्री का स्क्वायर, मतलब ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और सिंपल मैग्नेटिक फील्ड EMI चैप्टर में 1/2 B² μ0, तो B सिंपल RMS में है बेटा, तो RMS क्या लेंगे इसका, B0 अपॉन में √2, ये वैल्यू पुट कर लो। कहने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस के अंदर क्या होती है, इक्वल। कई बार एग्जाम के अंदर प्रूफ मांगता है कैसे है, तो इसके द्वारा ये लेके आएंगे बेटा।
ये तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक की 1/4, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला E0/B0, E0 की वैल्यू पुट कर दो इसमें ठीक है। ये जो वैल्यू बेटा E0 की है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, c का स्क्वायर, अभी पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि हमें पता है C = 1/में √μ0 और ε0 होता है, तो c का स्क्वायर 1/μ0 और ε0 से ε0 कट गया, तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है एवरेज वो किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक के। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का हो चाहे यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी का हो, ठीक है, डेंसिटी। ये बेटा एक पॉइंट होता है इंटेंसिटी, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो इंटेंसिटी को शो करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नॉन एज इंटेंसिटी, या पावर अपॉन में एरिया भी कह सकते हो। इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है बेटा, 1/2 ε0 E डिग्री का स्क्वायर, मतलब पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट। और ये आया कैसे बेटा, हमें पता होना चाहिए बेटा जो आपकी इंटेंसिटी होती है, अगर आप इंटेंसिटी को हाफ कर दोगे, ठीक है, तो वो आती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और मल्टीप्लाई में स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसकी वैल्यू करेंगे तो 2 से 2 करके यहाँ पे यही वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। रेडिएशन, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, ये तो आपका प्रेशर है, फोर्स अपॉन में एरिया। और बेटा एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम मल्टीप्लाई में स्पीड ऑफ लाइट, तो मोमेंटम का एनर्जी बटे स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम की बेटा आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, F=dp/dt, एरिया इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और ये E एनर्जी, एरिया, टाइम क्या बना दिया, इंटेंसिटी बटे स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट 12 प्रॉपर्टी, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आपको पता है सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ होता है, चेंज टू मोमेंटम अपॉन टाइम। रिफ्लेक्टिंग में आके वापस ले जाने पे डबल लगाओ, अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सीधा जाएगा तो सिंगल लगाओ, ठीक है बेटा, इतना ही है इसमें, बाकी कुछ खास नहीं है। और पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर जो आपकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि वेव प्रोपोगेट किस तरफ कर रही है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें ये बताती है कि जो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो बेटा रेज होती है, ठीक है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो भी वेव होती है उसकी वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को अलग अलग तरीके से लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसको याद करने की बेटा एक ट्रिक है, ये री मी VUX गामा, री मी VUX गामा। आर का मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा रे, एक्स रे और गामा रे। और रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बेटा कम, और एनर्जी भी कम, क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है तो ये भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है ना। और वेवलेंथ इसके इन्वर्सली होती है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी, फ्रीक्वेंसी इसकी कम, एनर्जी भी कम, और इसकी बेटा अपोजिट होगी। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। फर्स्ट आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁵ to 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है, ये बीच में होती है बेटा, ये याद करना पड़ेगा आपको। और प्रोड्यूस कहाँ से होती है, LC सर्किट से, ठीक है, LC सर्किट से यूज़ होती है, यूज़ रेडियो, टीवी और मोबाइल से। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होती है, और ये बेटा प्रोड्यूस होती है कैलिस्ट्रॉन, मैग्नीटॉन्स और गन डायोड से प्रोड्यूस होती है। इसका यूजेस होते हैं बेटा माइक्रोवेव ओवंस, रेडार, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ट्रैफिक, पुलिस, ठीक है। जैसे बेटा मैच के अंदर क्रिकेट, ठीक है, मैच के अंदर जो बॉलर क्रिकेट के मैच के अंदर जो बॉल फेंकता है, ठीक है, उसकी स्पीड को भी डिटेक्ट कर देती है यही माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है आपका बेटा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है बेटा इसकी 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, और प्रोड्यूस होती है बेटा हॉट ऑब्जेक्ट से। यूजेस क्या है, टू हॉट अर्थ होम, नाइट विजन कैमरा, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी यूज़ करते हैं बेटा इसको, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के लिए भी। और नेक्स्ट है बेटा विजिबल लाइट, ये 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7.8 10⁻14 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। और जो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ये एटॉमिक
एक्सटीशन से प्रोड्यूस होती है बेटा। इसका यूज़ जो हम देखते हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बेटा, इसी का यूज़ है, ठीक है। चाहे वो मिरर हो, लेंस हो, चाहे माइक्रोस्कोप, सभी में विजिबल लाइट का यूज़ होता है। 400 से 700 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है जो देखने की बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की रेंज ये होती है, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है बेटा, वेरी हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जो आपका इंफ्रारेड वेव था वो भी बेटा हॉट ऑब्जेक्ट से, और लेकिन इसमें बेटा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जैसे लाइक सन का जो 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें इतना टेम्परेचर हो भाई, ठीक है, जैसे लिख रखा है बाई सम स्पेशल सर्किट। यूज़ है बेटा यूवी फिल्टर के लिए, सर्जरी के लिए, रिसीव फिंगरप्रिंट्स के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम। एक होती है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, ये होती है बेटा। और प्रोड्यूस कहाँ से होती है, मान लो आपके पास एक कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ से बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कराए जाते हैं, ठीक है। और उसको मूव कराने के बाद बहुत फास्ट मूव कराते हैं, और कराने के बाद ये इस पर टकरा के स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक होने के बाद जो वैल्यू आती है बेटा वो किसकी आती है, एक्सरे, मतलब वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ये यूज़ एक्सरे के लिए करते हैं एयरपोर्ट में, इंडस्ट्री में, और जो बड़े बड़े जैसे मकान बनाते हैं उसकी इंजीनियरिंग के लिए, जो जैसे उसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट की है बेटा आपको गामा। गामा का जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 3 × 10⁻18 से 22 हर्ट्ज तक की होती है, और ये प्रोड्यूस होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस से, ठीक है। तभी इसका यूज़ कर लेते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी, और उसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।